हेलो एवरीवन, दिस इज सी विशाल अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम देखेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पर क्या जीएसटी लगता है या नहीं लगता। बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो वो रेंट पे करते हैं घर पर रहने का या फिर ऑफिस का, क्या उस पर जीएसटी लगता है, और लगता है तो क्या वो टेनेंट पे करता है या फिर लैंडलॉर्ड पे करता है, क्या उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। या फिर जो गाड़ी हम रेंट पर लेते हैं क्या उस पर हम जीएसटी पे करते हैं या सप्लायर जीएसटी पे करते हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स है ना, मैं सब क्लियर कर दूंगा। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, बिकॉज आपके लिए जीएसटी सिंपल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के चलते अपने आईपैड की स्क्रीन पर। ब्रॉडली दो कैटेगरी के प्रॉपर्टी होते हैं, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन देखते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसमें दो केस है, केस 1 केस 2, और केस 2 के भी दो सब पार्ट है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमारा सप्लायर दैट इज लैंडलॉर्ड, दो सप्लायर रहेंगे, दो रेसिपिएंट रहेंगे दैट इज टेनेंट। सप्लायर जो है, ए जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, बी अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सी जो रेसिपिएंट दैट इज टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है दैट इज चमन रजिस्टर्ड है, और डी अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। तो ये जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हम देखेंगे वो हमें रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो केस 1 एंड केस 2, केस 2 के दो सब पार्ट। तो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी दैट इज चमन अगर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड रहे या फिर अनरजिस्टर्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्पस अगर चमन उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे या फिर अपने धंधे के लिए यूज करे प्रॉपर्टी को, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेनेंट जो रहेगा दैट इज चमन, वो जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, जो चमन है वो एक सोल प्रोप्राइटर है और वो खुद के रेसिडेंस, खुद के रहने के लिए वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है और खुद के अकाउंट पर वो रेंट एग्रीमेंट जो बना हुआ है वो प्रॉपर्टी का वो खुद के अकाउंट पर है, ना कि चमनलाल एंड सन्स के अकाउंट पर है। तो तब वो केस में अगर चमन खुद के रहने के लिए, वो सोल प्रोप्राइटर वो खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, तो वो केस में जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लगेगा और चमन को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज रेसिपिएंट दैट इज टेनेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है अंडर आरसीएम। केस 2, अगर जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर पार्ट 1 सप्लायर के रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुई, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट उस पर भी जीएसटी लग सकता है। कब? चमन का एक बेटा है नमन, वो स्कूल जाता है, वो हॉस्टल में रहता है जहां की फीस है 25,000 रुपए महीना और वो 1 साल के लिए हॉस्टल में रहा। तो कब टैक्सेबल होगा, जीएसटी कब लगेगा? जब जो हॉस्टल में रहता है बच्चा या फिर पीजी में या फिर कैंप में जो स्टूडेंट्स रह रहे, उनकी फीस 20,000 रुपए महीने से ज्यादा है और मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे 90 डेज से ज्यादा है, तब जीएसटी लगेगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट रहेगा। केस 2 पार्ट 2, रेसिपिएंट तो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरा लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने चाहिए घर रहने के लिए लिया हो या फिर मेरे पढ़ाने के लिए लिया हो, कमर्शियल पर्पस के लिए हो, जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो हमने देख लिया रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का क्या होता है। अब देखते हैं हम रेंटिंग ऑफ अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो सप्लायर है वो बन जाएंगे, हमारे जो सप्लायर है वो हो जाएंगे पी और क्यू, और जो रेसिपिएंट है वो हो जाएंगे आर एंड एस। तो जो पी है वो रजिस्टर्ड है, जो क्यू है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो रेसिपिएंट है आर वो रजिस्टर्ड है, एस अनरजिस्टर्ड है। बट अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात है तो इसमें भी दो केस होंगे, केस 1 एंड केस 2। बट इसमें केस 1 में दो पार्ट होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये सप्लायर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे अपन, कमर्शियल प्रॉपर्टी का केस अपन सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो सप्लायर केस 1 के दो सब पार्ट। केस 1 अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है दैट इज क्यू, है ना, क्यू अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है दैट इज आर रेसिपिएंट है, बट वो नॉन कंपोजिशन सप्लायर है, तो जो टेनेंट रहेगा मतलब जो रेसिपिएंट रहेगा वो जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम, तो इसमें आर पे करेगा अंडर आरसीएम। सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अपन केस 1 पार्ट 2। अब केस 1 पार्ट 2 में कौन आ जाएगा, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर कंपोजिशन सप्लायर हो गया, तब जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लायर केस 2, सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट कोई भी रहने दो,
रेसिपिएंट चाहे आर हो या फिर एस हो, रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड, जो लैंडलॉर्ड रहेगा, जो यहाँ पे सप्लायर था दैट इज पी, जो रजिस्टर्ड पर्सन था, वो पे करेगा जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो हमने क्या देख लिया, रेसिडेंशियल बिलिंग एंड अदर देन रेसिडेंशियल बिलिंग। अब हम थर्ड चीज देखते हैं, जब जो सप्लायर है वो कौन है, गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे, और जो रेसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड भी है अनरजिस्टर्ड भी है। तो उस केस में देते हैं, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दे रही है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो अगर वो जो प्रॉपर्टी दे रहे उसका रेंट 5,000 है, उससे कम है, तब जीएसटी नहीं लगेगा, तब जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर उसका रेंट 5,000 से ज्यादा है और जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, दैट इज हमारा आर है टेनेंट, तो फिर जो आर रहेगा दैट इज टेनेंट, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगा। बट जो टेनेंट है दैट इज रेसिपिएंट है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दैट इज एस, तो गवर्नमेंट पे करेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट ये कब जीएसटी पे करना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है, जब रेंट जो है वो 5,000 रुपए महीने से ज्यादा है। अगर विद इन 5,000 है तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने सब केस आपको समझा दिया है और होप सो आपको बहुत अच्छी समझ में आओगे। अब अपन देखते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें हमारा सप्लायर है विराट और 18, और जो रेसिपिएंट है वो है अनुष्का और प्यूमा। विराट बीसी नहीं है, बीसी बोलता है बट वो बीसी नहीं है ना। 18 जो है वो बीसी है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर विराट बीसी नहीं है तो अनुष्का भी बीसी नहीं है ना, वो भी अच्छी है, विराट भी अच्छा है, तो दोनों बीसी नहीं है। प्यूमा जो है वही बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इसमें भी दो केस आएंगे, केस 1 एंड केस 2, और इसमें केस 1 में 2 सब पार्ट आएंगे। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को भी हम सप्लायर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो सप्लायर है दैट इज विराट, है ना, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि विराट तो बीसी नहीं है, तो उसमें 2 केस होंगे, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब प्यूमा है, या फिर अनुष्का शर्मा है। तो फर्स्ट, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है और जो सप्लायर है वो विराट कोहली है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसमें 2 चीज होगी। क्या बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम में भी जीएसटी पे कर सकता है, या फिर विराट कोहली फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी पे कर सकते हैं। तो दोनों के सम देखते हैं। होता क्या है, जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है इस पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं सप्लायर को। एक तो वो 18% जीएसटी चार्ज कर सकता है या फिर 5% जीएसटी चार्ज करता है। अगर उसने 18% सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किया तो आगे वाले जो रेसिपिएंट रहेगा उसको पूरा जीएसटी मिलता है। बट अगर उसने 5% जीएसटी चार्ज किया सप्लायर ने, तो जो रेसिपिएंट रहेगा उसको पूरा जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहेगा तभी उसको जीएसटी मिलेगा, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है जीएसटी। तो अगर विराट कोहली दैट इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने बॉडी कॉर्पोरेट को मोटर व्हीकल रेंट पे दिया तो क्या होगा, अगर जो सप्लायर है उसने ऑप्ट नहीं किया 18% जीएसटी लगाना, मतलब विराट कोहली ने 5% पर जीएसटी लगा के बिल बना दिया, तब जो बॉडी कॉर्पोरेट रहेगी दैट इज प्यूमा, जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है दैट इज प्यूमा, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली ने 5% पर जीएसटी लगाया था ना कि 18% पर। और जो मोटर व्हीकल डिजाइंड है वो डिजाइंड है टू कैरी पैसेंजर्स ना कि गुड्स, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन है। सेकेंड केस, जब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज विराट कोहली ने किसको दिया मोटर व्हीकल रेंट पर, बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज प्यूमा को, तब फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है। कब, जब विराट कोहली जो बिल बनाएगा वो एट द रेट 18% जीएसटी लगा के बनाएगा, या फिर जो मोटर व्हीकल है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए बनाई गई हुई है, मतलब वो स्पेसिफिक जर्नीज या फिर वोएज या फिर प्री डिटरमाइंड रूट एंड शेड्यूल उसके फिक्स है, एंड डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और रेंटिंग ऑफ अदर मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, क्रेन्स एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने क्या किया,
मोटर व्हीकल दिया रेंट पर प्यूमा को। प्यूमा अपने एम्प्लॉयज को एक ट्रिप पर लेके जाता है, वो ट्रिप उसकी गोवा जाने वाली थी, तो जो रूट था वो फिक्स है और विराट कोहली ने जीएसटी जो लगाया है वो 18% लगाया है। तो वो केस में अगर रूट फिक्स है, प्री डिटरमाइंड रूट है, तब जो जीएसटी है वो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा और विराट कोहली इस पर जीएसटी पे करेगा। बट अगर वो जो मोटर व्हीकल है उसको रेंट पर देता और 5% जीएसटी लगाता तो वो रिवर्स चार्ज में फॉल हो जाता टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। अब विराट कोहली ने क्या किया, मोटर व्हीकल किसको दिया रेंट पर, अनुष्का शर्मा को, तो उससे तो जीएसटी लेगा नहीं, इसलिए वो खुद फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा। अगर सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा। केस 2, अगर सप्लायर जो है वो कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज 18, वो किसको दे रही है सर्विसेज, रेसिपिएंट कोई भी हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो या फिर प्यूमा हो, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जो 18 है वो जीएसटी पे करेगा। फॉर एग्जांपल एक चीज आता है एग्जांपल में, इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बस हायर करती है, किस लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो उस केस में तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बट अगर कंपनी कंपनी क्या कर रही है, बस टिकट परचेस कर रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। होप सो आपको ये पूरा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। फॉलो लक्ष्य सीए फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। थैंक यू।